आज एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। जी हां, 9000 ईसा पूर्व की मेहरगढ़ की उन पहली बस्तियों से लेकर सीधे चंद्रयान के चांद पर लैंड करने तक का सफर। ये एक ऐसी महान सभ्यता की कहानी है जिसने हर दौर में खुद को नया आकार दिया। ज्ञान, विज्ञान और कभी ना मानने वाले जज्बे की एक शानदार गाथा। चलिए शुरू करते हैं इस खास विश्लेषण को। तो आइए इस सफर में गहराई से उतरते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या 11,000 सालों के इतने विशाल इतिहास को बस कुछ ही मिनटों में समेटा जा सकता है? आज समय को देखने के नजरिए को थोड़ी चुनौती देते हैं। सहस्त्राब्दियों की कहानियों, साम्राज्यों के बनने बिगड़ने और संस्कृति के विकास को कुछ बहुत ही अहम पड़ावों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए 5 अहम हिस्सों में बांटा गया है। पहला, प्राचीन काल और महान सभ्यता। दूसरा, ज्ञान और साम्राज्यों का उदय। तीसरा, विदेशी आक्रमण और उसका कड़ा प्रतिरोध। चौथा, यूरोपीय आगमन और ब्रिटिश शासन। और अंत में, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत तक की यात्रा। तो चलिए सबसे पहले युग से शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल और महान सभ्यता, यानी मेहरगढ़ से लेकर सिंधु घाटी तक का सफर। भारतीय उपमहाद्वीप का ये शुरुआती दौर अपने बेजोड़ इनोवेशन और कमाल की इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। इसी ने आने वाले समय की एक बहुत मजबूत नींव रखी। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो 9000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ के लोग सिर्फ खानाबदोश नहीं थे, वो दुनिया के पहले इंजीनियरों और किसानों में से थे। उन्होंने मिट्टी की पक्की ईंटों से घर बनाए, और हैरानी की बात तो यह है कि दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट्री की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। फिर 2500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता में कमाल के ग्रिड वाले शहर बसे, और उसके बाद 1500 ईसा पूर्व का वैदिक काल आया, जहां लोहे की खोज ने खेती और पूरे समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है ये 15 लाख का आंकड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता कोई छोटी मोटी बस्ती बिल्कुल नहीं थी। ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था। जरा सोचिए, उस जमाने में सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार पूरी तरह से वाटरप्रूफ थे, जिन पर प्राकृतिक कोलतार का लेप लगाया गया था। इतने हजारों साल पहले इतना सटीक निर्माण सच में अद्भुत है। चलिए अब दूसरे युग की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ज्ञान और साम्राज्यों का उदय, इनोवेशन का एक सुनहरा दौर। ये वो समय था जब मगध जैसे बेहद शक्तिशाली साम्राज्यों का विकास हो रहा था, और साथ ही उपमहाद्वीप में बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल अपने चरम पर था। उस वक्त जब समाज काफी जटिल कर्मकांडों में उलझा हुआ था, तब इसी जमीन से दर्शन की बिल्कुल नई धाराएं निकली। भगवान बुद्ध ने अहिंसा और प्रेम का रास्ता दिखाया, जिसने आगे चलकर पूरे एशिया की सोच को ही बदल कर रख दिया। वहीं जैन धर्म में भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा संदेश दिया। और इससे भी पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 मुख्य नियम दिए थे: अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। इन शक्तिशाली विचारों ने समाज को शांति की तरफ मोड़ा। गुप्त साम्राज्य के दौर को भारत का स्वर्ण युग ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये 10,000 का आंकड़ा इसकी विशालता को बखूबी दर्शाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में एक ही समय में 10,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ाई करते थे, और वो सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि कोरिया, चीन और तिब्बत जैसे दूर दराज के देशों से आते थे। इसी महान दौर में गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया और दुनिया को ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है। अब आते हैं तीसरे युग पर, विदेशी आक्रमण और तीव्र प्रतिरोध। होता यह है कि अपार संपत्ति हमेशा से बाहरी नजरों को आकर्षित करती आई है। उपमहाद्वीप की बेशुमार दौलत, कला और खुशहाली ने बाहरी दुनिया का ध्यान बहुत तेजी से अपनी ओर खींचा, जिसका नतीजा ये हुआ कि विदेशी आक्रमणों का एक लंबा और विनाशकारी दौर शुरू हो गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। उसका विशाल पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, उसमें इतनी ज्यादा पांडुलिपियां और किताबें थीं कि आग लगाए जाने के बाद वो लगातार 3 महीने तक जलता रहा। इस बेहद दुखद घटना में आयुर्वेद, गणित और खगोल शास्त्र के उस बेशकीमती ज्ञान को हमेशा के लिए खो दिया गया, जिसे दोबारा कभी हासिल नहीं किया जा सका। मध्यकालीन दौर का इतिहास मुख्य रूप से 2 अलग-अलग पहलुओं में बटा हुआ नजर आता है। एक तरफ थे आंतरिक विभाजन और विश्वासघात, जिनकी वजह से कई बड़े युद्ध हारे गए,
चाहे वो जयचंद की भूमिका हो या फिर तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन। लेकिन दूसरी तरफ अदम्य साहस और प्रतिरोध का एक बहुत ही प्रेरणादायक इतिहास भी है। पृथ्वीराज चौहान का शानदार युद्ध कौशल हो या जंगलों में रहकर महाराणा प्रताप का वो कड़ा संघर्ष, इन योद्धाओं ने अपनी जमीन के लिए कभी हार नहीं मानी। मुगल काल के दौरान ये प्रतिरोध बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जरा इस कथन पर गौर कीजिए, चाहे मुझे अपनी बेटी दे दो और पूरा साम्राज्य भी, मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। मुगल शासक औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए जाने पर छत्रपति संभाजी महाराज का ये जवाब उनके अडिग संकल्प को दिखाता है। औरंगजेब ने जान बख्शने के लिए कुछ शर्तें रखी थीं, जिन्हें ठुकराकर उन्होंने अपने स्वाभिमान को चुना। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस अडिग रुख के बाद अत्यधिक यातनाएं देकर उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनका ये बलिदान एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया। अब बात करते हैं चौथे युग की, जो एक बिल्कुल ही अलग तरह के आक्रमण का गवाह बना। यूरोपीय आगमन और ब्रिटिश शासन। अब जमीन पर होने वाले हमलों की जगह समुद्री व्यापारिक मार्गों ने ले ली थी, और धीरे धीरे छल और धोखे से ये पूरी तरह से एक आर्थिक उपनिवेशीकरण यानी कॉलोनाइजेशन में बदल गया। और ये एक बहुत बड़े मिथक की सच्चाई सामने लाता है, जिसे अक्सर सच मान लिया जाता है। एक आम धारणा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, लेकिन असलियत क्या है? भारत तो पहले से ही एक बेहद प्राचीन और समृद्ध सभ्यता थी। वास्को डी गामा ने 1498 में यूरोप के लोगों के लिए महज एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ताकि वो अरब व्यापारियों से बचकर सीधे मसालों का व्यापार कर सकें। भारत तो हमेशा से वहीं था, बस यूरोप के लिए वहां तक पहुंचने का एक नया रास्ता खुला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां मुख्य रूप से इसी आर्थिक निष्कर्षण यानी इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन पर टिकी थीं। इसका सीधा सा मतलब था स्थानीय उद्योगों को एक सोचे समझे तरीके से पूरी तरह तबाह कर देना। दुनिया के बेहतरीन मलमल बनाने वाले बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए ताकि सिर्फ ब्रिटिश कपड़े ही बिक सकें। किसानों पर बहुत भारी कर लगाए गए। उन्हें जबरदस्ती नील उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनकी उपजाऊ जमीनें बिल्कुल बंजर हो गईं। इस तरह दुनिया का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भयानक गरीबी की तरफ धकेल दिया गया। अब चलते हैं इस सफर के अंतिम युग की ओर, स्वतंत्रता संग्राम से आधुनिक भारत तक। ये कहानी है एक राष्ट्र के फिर से उठ खड़े होने की। 1857 के सिपाही विद्रोह से चिंगारी भड़की और इस सभ्यता ने एकजुट होकर ऐसा प्रतिरोध किया कि दुनिया देखती रह गई। आज़ादी के इस लंबी और मुश्किल लड़ाई में रास्ते भले ही अलग अलग अपनाए गए हों, लेकिन मंजिल सिर्फ एक थी। एक तरफ महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता था, जिसने लाखों आम लोगों को एक साथ ला खड़ा किया, और वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के इस एक नारे ने उस वक्त के युवाओं में क्रांति की एक ऐसी आग लगा दी थी, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें पूरी तरह से हिला दी। अगस्त 1947 ये वो समय था जो बहुत सारी भावनाओं और जटिलताओं से भरा था। एक तरफ तो सदियों की गुलामी के बाद आखिरकार आज़ादी मिलने की अपार खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक अंग्रेज अफसर द्वारा नक्शे पर खींची गई रेड क्लिफ लाइन से हुए विभाजन की दुखद और रक्त रंजित सच्चाई भी थी। उस एक लकीर ने रातों रात लाखों लोगों को बेघर कर दिया और इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। ये आज़ादी के साथ मिली एक बहुत ही भारी और दर्दनाक कीमत थी। आइए अब देखते हैं कि ये सफ़र आधुनिक दौर में कैसे आगे बढ़ता है। एक नए आज़ाद हुए राष्ट्र से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचने की ये उड़ान वाकई कमाल की है। 1947 में 562 अलग अलग रियासतों को एक साथ जोड़कर एक अखंड भारत बना। फिर 1971 में 93,000 विपक्षी सैनिकों का वो ऐतिहासिक आत्मसमर्पण दुनिया ने देखा। 1974 और 1998 में पोखरण के सफल परमाणु परीक्षणों ने एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया, और हाल ही में 2023 में चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरकर तकनीकी कौशल का एक ऐसा परचम लहराया जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, 9000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ की साधारण मिट्टी की ईंटों से शुरू हुई ये सभ्यता आज चांद के उस हिस्से पर पहुंच चुकी है जहां दुनिया का कोई और देश नहीं पहुंच सका। अनगिनत हमलों, विश्वासघातों और कड़े संघर्षों को झेलने के बाद भी इसका बार बार उठ खड़े होना, ये दिखाता है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। ये सब देखकर बस एक ही सवाल जहन में आता है, जो सभ्यता मिट्टी से उठकर चांद तक का इतना लंबा सफर तय कर चुकी है, वो अपने आने वाले 10,000 सालों में किन अकल्पनीय ऊंचाइयों को छुएगी? इसी एक गहरे सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।